को लेकर के बिजली और पानी का संकट का आलम यह है कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे कई मोहल्लों में बिजली नहीं रही है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोगों को पानी मैसर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान है। गर्मी का हालत अलग से काफी है, यहाँ का टेम्परेचर अभी काफी बढ़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में जो लोग हैं काफी हलकान हो रहे हैं और यही वजह है कि हलकान लोग जो है अब सड़कों पे उतरने लगे हैं। लोग कई जगहों पे पानी और बिजली को लेकर के यहाँ एजिटेशन भी किया है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो रांची में पानी और बिजली को लेकर के स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। जहां तक बिजली की बात है तो अभी पूरे झारखंड को लगभग 1150 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि मात्र इसको 837 मेगावाट बिजली मिल रहा है। तो वहां पर भी काफी शॉर्टेज है बिजली की। तो इन सारे चीजों को लेकर के बिजली की काफी कमी महसूस हो रही है और उसी कमी की वजह से जो है यहाँ पे लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। अगर हम बिजली नहीं मिलने के दूसरे कारणों की अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में जो तेज हवाएं चली है उसकी वजह से कई जगह पे लाइन ट्रिप किया है, कई जगह पे 33 केवी का जो तार है वो टूटा है, उसकी वजह से भी कई इलाकों में घंटों बिजली बाधित रही है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो काफी स्थिति जो है बिजली को लेकर के काफी दयनीय रही है। पिछले अगर 3 दिनों की बात करें तो कुछ ही घंटे राजधानी वासियों को बिजली सही तरीके से मिल सकी है। तो इन सब को लेकर के लोगों में काफी आक्रोश है। बिल्कुल मनोज, यहाँ समस्याएं काफी गंभीर नजर आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें जो विभाग हैं, जो जिम्मेदार विभाग हैं, इसके लिए लगातार दावे किए जा रहे हैं और पहली बार ऐसा नहीं झारखंड में ये समस्या वहां पर आ रही है। रांची में इससे पहले भी वहां इस तरीके की समस्या आई है। तो आखिर क्यों पहले से इंतजाम नहीं किया गया और इस वक्त क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं इस समस्या को सही करने के लिए, ये जानना चाहेंगे। देखिए, अगर सरकारी पदाधिकारियों के कार्यशैली को बात करें तो झारखंड के पदाधिकारियों की कार्यशैली कैसी है ये किसी से छुपी नहीं है। हमेशा जब बारात घर पे आती है तब पानी की व्यवस्था करने की बात होती है। कुछ यही हाल यहाँ के अधिकारियों का है। जब गर्मी सर पे चढ़ती है तब लोग जो है इस पेयजल की संकट से निपटने के जो उपाय हैं उसको करने की कोशिश की जाती है। जो जलागार है, जहाँ पे लीकेज है, जहाँ से पानी निकलता है, उसे दुरुस्त करने की पहले कोई कवायद नहीं होती है। बाद में जब हाहाकार मचता है, लोग सड़कों पे उतरते हैं, हल्ला हंगामा करते हैं, तो उन सारी चीजों को दुरुस्त किया जाता है। और इन सारी चीजों को लेकर के अगर हम कहें तो अभी चूंकि राष्ट्रपति शासन है तो राजभवन भी काफी गंभीर है। राजभवन ने भी बुला करके बिजली और पानी को लेकर के जो पदाधिकारी है उनको काफी झाड़ लगाई है और उनको हर हालत में इस सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी तरीके से आदमी को, जो यहाँ के नागरिक है, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। खुद राज्यपाल ने अधिकारियों को बुला करके उनके साथ बैठक करके और उन्हें निर्देश दिया है कि ये जो कोताही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसको लेकर के अब जो अधिकारी है वो जो प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। जहां तक पानी की बात है तो वैकल्पिक जो व्यवस्था पानी की हो सकती है उसको लेकर के किया जा रहा है। नगर निगम की अगर हम बात करें तो नगर निगम पानी जो चोरी की जाती है बड़े पैमाने पे उसको रोकने के लेकर के अब सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। और जो लोग जो पानी को मोटर से लेते हैं, चुराते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो इस तरीके से कई कदम उठाने की कोशिश की जा रही है जिससे पानी की चोरी को रोका जा सके, पानी की जो आपूर्ति है उसको निर्बाध और इसी के साथ साथ बिजली की जो समस्या है उसको भी कम किया जा सके ताकि जो शहर। जी मनोज, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज रांची स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े थे और जैसा मनोज बता रहे थे कि समस्या काफी गंभीर होती जा रही है, लेकिन जो उपाय किए जाने चाहिए थे, वक्त रहते जो उपाय किए जाने थे वो नहीं किए गए। हालांकि दावे जरूर किए जा रहे हैं लेकिन उसका असर वहां दिख नहीं रहा है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि समस्याएं जो है उसको सुलझा लिया जाएगा, लेकिन आम लोग इन सबके बीच इस चढ़ती गर्मी में वहां पर पानी और बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। दिनचर्या उनकी बिगड़ चुकी है और समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। देखना होगा ये जो दावे किए जा रहे हैं वो कब तक हकीकत में तब्दील हो पाते हैं। वक्त ब्रेक है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पटना और रांची दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर। नमस्ते, मैं वासुदेव बागची, प्रयाग का चेयरमैन, आप सबको आश्वासन दे रहा हूँ कि ये जो परिस्थिति तैयार हुआ है इसी वक्त एक कंपनी को लेकर आदमी परेशान हो रहा है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। पर एक चीज पर आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग जो प्रयाग में
निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं। यह प्रयाग का ये होटल रिसोर्ट के बुकिंग टाइम शेयर में यहाँ जो भी इन्वेस्ट किए हैं और जो बुकिंग लिए हैं, सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चिंत रहे। हमारे पास बहुत सारे होटल रिसोर्ट है जिनको लगता है कि नहीं अभी इसी वक्त हमारे पैसा वापस चाहिए, यानी हम ये बुकिंग नहीं लेंगे। उनको कहते हैं हमें इसी जो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उससे 10 गुना संपत्ति इस कंपनी के पास है। हमारे विरुद्ध जो अफवाह हो रहा है, एक प्रिंट मीडिया बोल रहा है हमारे यहाँ कोई फिल्म सिटी नहीं है। मैं कहता हूँ जो ये लिख रहा है वो कृपया यहाँ आइए, यहाँ आके देखे जाइए। और जो डर रहा है हम उनको भी कहते हैं कि आप आइए, आप खुद आके फिल्म सिटी देख के जाइए। यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में काम हुआ है, कितने हजारों आदमी सालों से लगातार यहाँ काम कर रहा है। हम सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रयाग पिछले 12 सालों से एक सही बिजनेस करने की कोशिश किया है, सही तरीके से काम किया है। तो वही चीज आपके सामने जानकारी के साथ, कागजात के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिखाने में हमें कोई हर्ज नहीं। दूसरे कंपनी के जो लोग आम आदमियों को ठग कर चला गया, उनके जैसा प्रयाग को ना समझे। हर क्षेत्र में प्रयाग कानून को साथ चला है। हम चाहते हैं सरकार जो सही तरीके से बिजनेस कर रहा है उनके प्रति हमदर्दी जताए। तो हम चाहेंगे कि प्रयाग लोगों के साथ थे, लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ा है, लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कोई भी अफवाह पे परेशान ना हो। सरकार से निवेदन है हमें मौका दीजिए, हम सभी लोगों को उनके हक लौटाना चाहते हैं। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राहुल राइसिंग। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, मातृ गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की समुचित सुविधा होगी, किसी को इलाज के अभाव में गुजरने नहीं दिया जाएगा। सरकार आए दिन नए अस्पताल भवनों का उद्घाटन कर रही है, लेकिन व्यवस्था की हालत यह है कि कभी खेतों और नाले में दवा फेंकी मिल जाती है तो कभी गंदा स्लाइन चढ़ा दिया जाता है। कहीं डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की घोर कमी है तो कहीं मरीजों का इलाज करने से ही मना कर दिया जाता है। कई जिलों में लाखों रुपए खर्च कर गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए बनवाए गए आईसीयू भी गोदाम बनकर रह गए हैं। कई आईसीयू के नाम पर सिर्फ भवन खड़ा कर दिया गया है तो कहीं इन भवनों में आवारा कुत्ते आराम फरमाते हैं। फिर स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं सर्वे संतु निरामया।
सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सरकारी अस्पतालों में मुकम्मल व्यवस्था के दावे करते नहीं थकते, लेकिन नवादा सदर अस्पताल का हाल स्वास्थ्य महकमा के दावों की पोल खोल रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर 5 साल पहले यहां आईसीयू वार्ड बनाया गया था, लेकिन आज तक इसमें ताले लटके पड़े हैं। आईसीयू के अंदर रखे करीब 2 करोड़ रुपए के उपकरण भी खराब हो चुके हैं। वहीं नहीं, अस्पताल में 2 करोड़ खर्च कर बनाए गए नए आईसीयू भवन भी 2 सालों से बेकार पड़ा है। वहीं इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन पल्ला झाड़ रहे हैं। गौर से देखिए इस शिलापट को। साफ है कि नवादा सदर अस्पताल में 5 साल पहले आईसीयू का उद्घाटन हुआ। इसके नाम पर करोड़ों के उपकरण खरीदे गए, लेकिन मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, बल्कि इसका इस्तेमाल गोदाम की तरह हो रहा है और गरीब मरीज निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हैं। इसमें अभी गोदाम बन गया है आईसीयू रूम, अब करोड़ों रुपये लगा उस बिल्डिंग में बनाने में, अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आईसीयू मशीन के यहाँ पर चालू किया गया, उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी तक उसको चालू नहीं कर पाया है। कितना साल भी था? करीब 5 साल हो गया और यहाँ पर नया बिल्डिंग बनी हुई है और उस बिल्डिंग में भी शिफ्ट नहीं करके चालू किया जा रहा है, इसलिए काफी इस जिला के गरीबों को दिक्कत हो रही है। इतना ही नहीं, 2 साल पहले आईसीयू के लिए नया भवन भी बनाया गया, जिस पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन आईसीयू में इलाज क्यों नहीं हो रहा, इस पर सिविल सर्जन के अपने तर्क हैं। अभी वायरिंग नहीं हो पाया है, वायरिंग होते ही हम लोग उसको शुरू कर देंगे। और पुराना आईसीयू में तो बहुत सारा सामान ये हो चुका है, उसका नया आईसीयू में ही हम लोग शुरू करेंगे। पुराना आईसीयू में जगह भी नहीं था, नया आईसीयू की बिल्डिंग बन गई है, जब बन जाएगा तो हम लोग शुरू कर देंगे। सिर्फ नवादा ही नहीं, कई और जगहों पर सरकारी अस्पतालों का इस्तेमाल गोदाम की तरह हो रहा है। पिछले दिनों हम आपको मोतिहारी और सिवान की तस्वीरें भी दिखा चुके हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्री लंबे लंबे दावे करने में पीछे नहीं। ऐसे में गरीब मरीजों की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। ईटीवी न्यूज के लिए नवादा से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट। नवादा के सिविल सर्जन एमपी शर्मा इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े, उनसे हम बात करेंगे। एमपी शर्मा जी, यहाँ पर जो आईसीयू बना था उसकी हालत क्या है? तस्वीरों में हमने देखी है, लेकिन वहां कहा जा रहा है कि वायरिंग नहीं हुई, इस वजह से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? तो लगता है संपर्क हमारा टूट गया है और एमपी शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, नवादा सिविल सर्जन, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। फिलहाल हम आपको बता दें कि अकेला नवादा सदर अस्पताल ही सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का नमूना नहीं है। इसी महीने 1 तारीख को हमने सीवान सदर अस्पताल की भी तस्वीर दिखाई थी कि कैसे आईसीयू को दवा गोदाम बना दिया और तो और ये भवन आवारा कुत्तों का आशियाना बना हुआ है। जब हमने आईसीयू की बदहाली पर वहां के सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने दावा किया कि 15 से 20 दिनों में मशीन आ जाएगा और आईसीयू काम करने लगेगा, लेकिन दावे तो दावे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर दावे समय पर पूरे ही किए जाएं। लाखों की लागत से बना आईसीयू शोभा का भवन बनकर रह जाता है और गंभीर हालत में मरीजों को या तो पटना रेफर किया जाता है या फिर परिजन किसी निजी अस्पताल के चक्कर में फंसते हैं। लेकिन इससे सरकार और स्वास्थ्य महकमे को क्या? उन्हें तो बस अस्पताल के नाम पर भवनों का उद्घाटन करना आता है, उसमें सेवा मिल रही है या नहीं इसकी फिक्र किसी को भी नहीं है। तो आपको दिखा रहे हैं बिहार में स्वास्थ्य विभाग का हाल। हर जिले में सदर अस्पताल बनाए गए हैं और हर जगह आईसीयू बनाए गए हैं, लेकिन इन आईसीयू का मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। यह आईसीयू कहीं दवा गोदाम बना है तो कहीं आवारा कुत्तों का बसेरा बनकर रह गया है। एक और आईसीयू का हाल हम आपको दिखाते हैं। यह है मोतिहारी सदर अस्पताल के आईसीयू की तस्वीर। करीब 30 लाख रुपए की लागत से इस आईसीयू भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन 3 साल बाद भी जरूरी मशीन और सामानों की वहां पर व्यवस्था नहीं कराई गई। सिविल सर्जन कहते हैं कि उन्होंने इसे चालू कराने को लेकर बार बार विभाग से गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो खासकर में आज बस इतना ही। नमस्कार।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो सीरियल पे सीरियल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सायशा। आज सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे छोटे पर्दे की सबसे चहेती जोड़ी शिव और आनंदी के हनीमून पर। कभी हमारे कलेक्टर बाबू को काम की टेंशन तो कभी आनंदी की झिझक। इसके चलते अब तक शिव और आनंदी की रोमांस की गाड़ी अपने हनीमून स्टेशन पर पहुंच ही नहीं पा रही थी, पर फाइनली दोनों पहुंचे हनीमून डेस्टिनेशन, और वो भी सीधे जम्मू कश्मीर। सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो, हम जो देखे सपने प्यारे सच हो सारे, बस और क्या। सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो, हम जो देखें। जी हाँ, शिव और आनंदी के सपने भी आखिरकार सच हो ही गए। भाई, इन्हें रोमांस करने का मौका जो मिल गया, और अब जब इन्हें ये मौका मिला है तो भला कश्मीर से खूबसूरत जगह और कौन सी हो सकती है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत कश्मीर है, ये सिर्फ आनंदी ही नहीं बल्कि हमारे सिद्धार्थ और तोरल भी कह रहे हैं। वही इनकी शूटिंग के बहाने कश्मीर घूमने का मौका मिल गया है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। इट्स ब्यूटिफुल एंड मैं पहली बार आई हूँ कश्मीर में, और बस आज हम कल आई हूँ और आज से तो शूट शुरू हो गई है, तो एक्चुअली साइट सीइंग करने का मौका नहीं मिला, पर आज हम ये दाल लेक पे शूट कर रहे हैं और आप देख ही सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो और ये बालिका वधू के लिए भी एक चेंज है कि हम राजस्थान से निकल के कश्मीर की वादियों में आ गए। जी हाँ, बिल्कुल, कश्मीर में ये मेरा पहला टाइम है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वेदर, हाउ द वेदर इज ओवर हियर इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इतनी स्नो में है पर फिर भी हमें काफी गर्मी लग रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा धूप थी। जैसे ही छाव आती है, जैसे ही क्लाउड्स आ जाते हैं और थोड़ी सी हवा चलने लग जाती है तो वापस से हम सब ठिठुरने लग जाते हैं। तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बिकॉज मुझे ठंड बहुत पसंद है और यहाँ बीच बीच में ठंड हो जाती है। हिंदुस्तान की इस जन्नत की सैर तो आपने खूब की, और इसी बहाने हमारे साथ साथ दर्शकों को भी कश्मीर की हंसी वादियों का नजारा देखने को मिल ही गया। हम जो देखे सपने प्यारे सच हो सारे, बस और क्या। अब आपको बताते हैं एक राज की बात। आपके शिव और आनंदी भले ही दिखने में बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर ऐसा है नहीं जनाब। कश्मीर की हंसी वादियों में करी इन दोनों ने खूब सारी मस्ती। So Toral, how are you feeling over here?
नाइस जैकेट। बोलो। अच्छा बट मुझे बताइए कि अभी थोड़ी देर में तो हम लोग यहाँ पे बर्फ के साथ खेलेंगे, एक दूसरे पे गोले फेंकेंगे, तो आर यू ऑल अप फॉर इट? यस डेफिनेटली। आप तो मैं ज्यादा फेंकूंगी। हाँ वो तो देखेंगे। मैं तो स्ट्रॉन्गर वन हूँ। पर तो आपको ठंड का कैसे करेंगी आप? कैसे करेंगी? मतलब आपको ठंड लग रही है, इतनी बर्फ आएगा? तो अभी भी तो यहीं पे खड़ी हूँ ना मैं। अब तो खड़ी है तो बर्फ तो ना है। हाँ तो बर्फ तो है ही ना यहाँ पे। हाँ पर बर्फ है नहीं ना इधर, मतलब इन द सेंस बर्फ अभी आपके ऊपर जा नहीं रहा ना। हाँ तो वो मैनेज हो जाएगा ना, कर लेंगे, फन है यही तो, इसलिए तो आए हम। एक्सपीरियंस भी अच्छा था। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में स्कीइंग की, तो पहले तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ी, और एक चीज अच्छी हो गई कि मुझे शॉर्ट में ही गिरना था तो वो मेरे लिए वो करना बहुत आसान था, क्योंकि मुझे स्कीइंग आती थी और मैंने पहली बार की थी। Yes, it was pretty much my first time skiing, and I was happy to learn that I could grab it really fast. So. ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। सीरियल पे सीरियल में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। चार पाँच छह पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। पुराने में जो दम है वो नए में कहा। चलो देखे। बिना कटे जिलेट गार्ड। महंगा होगा। नहीं पापा, ये दे 1 रुपए में 1 शेर। PNG। का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। रक्तदान के बारे में मालूम है, रक्तदान महादान। ब्लड डोनेट का सवाल है तो हम नहीं कर सकते, हमको ऐसे भी नहीं हम दे सकते हैं। हमको देना पड़ेगा। नहीं समझाइए ना जी। अरे
बोल रहा है तो नहीं सुन रहा है। गुस्सा रहो। अरे जाइए पकड़, जानते हैं कुछ होगा। अरे महाराज कोई दिक्कत नहीं होगा, खट से जाएगा, फट से निकल जाएगा। अरे नहीं, अरे इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा। आपको सेक्स करने के पीछे आपके दिमाग में उससे भी कोई चीज हो सकती है? बस मुझे एक बार देखना है तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अगर आप सोच रहे हैं कि शिव और आनंदी की हनीमून पर सिर्फ हमने ही उनको डिस्टर्ब किया, तो ऐसा है नहीं, बल्कि हनीमून पर इनके फैंस भी इनसे मिलने पहुंच गए। शिव और आनंदी को भले ही राजस्थान से निकल कश्मीर में कुछ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिल गया, पर जनाब इनकी फैन फॉलोइंग का क्या कहना। इनके फैंस का नजारा हमें देखने को मिला कश्मीर में भी, जहाँ ये पहुँचे तो थे अपना हनीमून मनाने, पर इनके फैंस ने इनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा, और जब उन्होंने अपने चहेते शिव और आनंदी को अपनी नजरों के सामने देखा तो उन्हें वहीं घेर लिया। अच्छा लग रहा है। Obviously it's a good feeling when you get mobbed and people recognize you as Anandi, so it's obviously it's a good feeling. बिल्कुल सही कहा आपने तोरल। भाई जब चाहने वालों की कतार इतनी लंबी हो तो भला किसे अच्छा नहीं लगता, और खास तौर पे आपके लिए तो ये सोने पर सुहागा वाली बात है। आखिरकार इतने कम समय में लोगों ने आपको आनंदी के तौर पर अपना जो लिया है। Obviously it's a great feeling. I can see that, you know, people have slowly they have started accepting me as Anandi, so I'm really glad about that. और actually मुझे यहाँ कश्मीर आने के बाद रियलाइज हो रहा है कि वो जो एक्सेप्टेंस जिसके लिए मैं वेट कर रही थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो आज वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पूरा होते हुए दिख रहा है। चलिए आप लोगों की दीवानगी यूं ही बनी रहे। आखिरकार जितने आपके फैंस होंगे उतने ही नंबर आपके टीआरपी चार्ट पर भी तो बढ़ेंगे। और अब जब आपने दर्शकों को कश्मीर की सैर भी करा दी है तो हमें पूरा यकीन है कि अब तो आपके फैंस की लिस्ट और भी बढ़ चुकी होगी।
अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइए